नमस्कार। जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल लीवर की बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं और इनका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो है हेपेटाइटिस बी और सी। आपको शायद ये जानने की उत्सुकता होगी कि आफ्टर ये हेपेटाइटिस बी और सी क्या है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि लीवर में सूजन होना, और जब ये और जो बी और सी होते हैं ये वायरस होते हैं। वैसे तो वायरस ए, बी, सी, डी, ई और अन्य भी वायरस जो हैं जिनकी खोज हो चुकी है, लेकिन मैं इनकी खास तौर से हेपेटाइटिस बी और सी की चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। आपको ये जानना चाहेंगे कि इससे कितनी बड़ी समस्या है हमारे लिए हेपेटाइटिस बी से। हेपेटाइटिस बी को अगर आप देखें तो पूरे संसार में लगभग 400 मिलियन लोग इससे किसी न किसी रूप में संक्रमित हैं, और हमारे भारतवर्ष में करीब 5% लोग, ये 4% भी हो सकते हैं, 6% भी हो सकते हैं, ये राज्य में राज्यवार इसका अंतर होता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें आप तो इसको करीब 5% लोग हमारे हिंदुस्तान में हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हैं। हेपेटाइटिस सी लगभग 1% लोग हमारे यहाँ हेपेटाइटिस सी से ग्रसित है। खासतौर से उत्तर राज्यों में या तो उत्तर पूर्वी राज्यों में ये हेपेटाइटिस सी का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस बी और सी कैसे होता है, कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी जो होता है जनरली ये हमारे ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट में आने से होते हैं। जैसे कि अगर किसी को दूषित ब्लड है, अगर किसी कारण से चढ़ जाए, हालांकि आजकल ये ब्लड बैंक्स जो होती हैं बहुत स्ट्रिक्ट उनके लिए लॉज हैं कि वो मैंडेटरी हैं कि वो हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करेंगे HIV और अन्य के साथ। लेकिन फिर भी पुराने कुछ ब्लड बैंक में जहाँ पे ये अच्छी क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है तो ये संभावना होती है कि ब्लड जो संक्रमित होता है हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रांसमिशन हो सकता है। उसी तरह से कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है और उसकी ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स अगर किसी दूसरे पर्सन जो उसके कांटेक्ट में आता है तो उसको ये इन्फेक्शन होने की एक संभावना रहती है। खासतौर से एक संक्रमित पर्सन है हेपेटाइटिस बी और सी से, अगर आप चीज़ें शेयर करते हैं जैसे टूथब्रश हैं, रेजर्स हैं और अन्य चीज़ों को अगर आप शेयर करते हैं तो एक संभावना रहती है कि उनसे आपको ट्रांसमिशन हो सकता है। एक हेपेटाइटिस बी का एक बहुत बड़ा कारण होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी कि मदर से बेबी में ट्रांसमिशन। अगर एक गर्भवती महिला हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है तो इसकी एक संभावना रहती है कि वो ये संक्रमण अपने नए बड़े बच्चे को दे सकती है। उसी तरह से जो ड्रग एब्यूज़ है, आजकल देखा होगा आपने पूर्वी राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में ये IV ड्रग एब्यूज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो नशीले पदार्थों को इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं वो एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण होने का। और उसी तरह से अगर हम शेयरिंग करते हैं खासतौर से सिरिंज के और बहुत सारी चीज़ों को अगर हम अच्छे से उसको स्टेराइज नहीं करते हैं और शेयरिंग करते हैं और रिसाइकलिंग करते हैं अगर, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है संक्रमण होने का। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट कारण होता है फिजिकल कॉन्टैक्ट से। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पार्टनर है और जो कि हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है तो ये संभावना होती है कि उसके जितने पार्टनर्स हैं उनको ये संक्रमण हो सकता है। अब आप ये मेरे ख्याल से जानने की उत्सुकता होगी कि हेपेटाइटिस बी और सी आफ्टर ऑल क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हेपेटाइटिस बी सी क्योंकि इससे अगर ये किसी को हो जाता है तो आदमी को लीवर सिरोसिस हो सकती है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकती है, लीवर कैंसर हो सकता है और इन सब से होने वाली पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो आप इसकी गंभीरता सोच सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी कितने जानलेवा हो सकते हैं। कैसे आप इसको डायग्नोस करेंगे? अगर कोई भी आदमी हो और ये जानना चाहे कि वो कैसे हेपेटाइटिस बी और सी से डायग्नोसिस होगी, तो इसकी आजकल हेपेटाइटिस बी सी क्योंकि जनरली पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, मेजॉरिटी को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, मतलब पेशेंट किसी और कारण से अपना टेस्टिंग के लिए जाता है और अचानक उसके ब्लड में ये पाया जाता है कि वो हेपेटाइटिस बी या सी से ग्रसित है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं और वो उस लक्षण के द्वारा वो अस्पताल में आते हैं। ये लक्षण गंभीर भी हो सकते हैं, बहुत हल्के भी हो सकते हैं, और ख़ासतौर से अगर किसी को एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ, जिसको कि हम लोग बोलते हैं संक्रमण हुआ, और अगर एक्यूट इन्फेक्शन है खासतौर से हेपेटाइटिस बी का या सी का, तो ऐसा देखने में आता है कि उनको बिल्कुल फ्लू की तरह बीमारी होती है। जैसे फ्लू में अब शुरुआत में बुखार होता है, पूरे बॉडी में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है,
डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बॉडी के हो सकता है और फीवर होता है। और धीरे से कुछ दिनों के बाद आप पाएंगे कि ऐसे लोगों को पेशाब पीली होने लगती है या उनको आँखों में जॉन्डिस देखने को मिलती है। लेकिन वो एक दूसरी तरफ वैसे रोगी भी आ सकते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और जो बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं या हेपेटिक कैंसर बोलते हैं। तो ऐसे रोग, तो आपने देखा होगा कि हेपेटाइटिस बी और सी का स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो सिंपल कैरियर हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, और अगर वो प्रयोगशाला में जाके अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उनको पाया जाता है कि वो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि डायरेक्ट हेपेटाइटिस सिरोसिस के साथ आ रहे हैं या सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहे हैं या लिवर कैंसर से उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो वो लोग हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हेपेटाइटिस बी और सी को समझना, उसके बारे में जानना और उसको आगे कैसे ट्रीट करना। अब आप ये जानना चाहेंगे कि टेस्टिंग कैसे हो सकती है। अगर किसी को आप सस्पेक्ट करते हैं कि कोई पेशेंट अगर आता है और हेपेटाइटिस बी और सी, तो आजकल प्रयोगशाला में, किसी भी अच्छी प्रयोगशाला में सारे टेस्ट ही उपलब्ध हैं जिनके कि वायरल मार्कर्स किए जाते हैं। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हेपेटाइटिस बी एक्टिव स्टेज में है कि इनएक्टिव स्टेज में है, और उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसके बारे में मैं इसमें डिटेल में बताना जरूरी नहीं समझता। उसी तरह से हेपेटाइटिस सी का भी हम आजकल किसी भी अच्छी प्रयोगशाला में हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। जब एक बार टेस्टिंग हो जाती है तो फिर हमारा दूसरा कर्तव्य होता है कि हम कैसे उसको ट्रीट करें। मित्रों, जैसे मैं कि चर्चा कर रहा था कि हेपेटाइटिस बी और सी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इनका ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बार अगर हेपेटाइटिस बी और सी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इससे तरह तरह की लीवर की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि एक तरफ तो पेशेंट कैरियर हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ पेशेंट को बहुत गंभीर रोग जैसे कि सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो मित्रों, अगर हमें शुरू में अगर हेपेटाइटिस बी की अगर डायग्नोसिस हो जाती है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसको रोकें, ये कॉम्प्लिकेशन को रोकें। इसलिए उनका ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात लें तो जैसे एक बार अगर किसी को हेपेटाइटिस बी से अगर संक्रमण है तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, अपने टेस्ट के द्वारा उसको कन्फर्म करते हैं और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस स्टेज में है, उसको हमको दवाई देनी है या नहीं देनी है। और एक बार जब ये कन्फर्म हो जाता है टेस्ट के द्वारा तो आजकल हमारे पास कई दवाइयाँ हैं जो उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम हेपेटाइटिस बी से संक्रमित रोगी को ट्रीट कर सकते हैं। और ख़ासतौर से ये हेपेटाइटिस बी, हमारा पर्पज़ ये होता है, हम जानते हैं कि आपकी ये उत्सुकता कि क्या ये पूरी तरह से समाप्त हो सकता है, ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन या वो पूरी तरह तो शरीर से नहीं निकल पाता है, लेकिन काफ़ी हद तक जो हेपेटाइटिस बी से होने वाले जो और चीज़ें हैं उनको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, या उनसे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको हम काफ़ी देर तक उनको काफ़ी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि उनको बहुत देर से हों और उनकी वो ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रह सकें। इसकी डिटेल में हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे कौन कौन सी ड्रग्स अवेलेबल हैं, लेकिन आजकल हमारे लिए बड़ी इफ़ेक्टिव ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि हम ट्रीट करते हैं। अब ये सवाल उठता है कि कब तक हम ट्रीट करेंगे। हेपेटाइटिस बी के केस में खासतौर से ऐसा देखा गया है कि 2 टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, एक ई एंटीजन और एक ई एंटीजन पॉजिटिव, HBE पॉजिटिव और HBE नेगेटिव। ऐसा देखा गया कि जो HBE नेगेटिव लोग होते हैं उनमें वो म्यूटेंट वैरायटी होती है, उनमें कॉम्प्लिकेशन या एडवांस लिवर डिसीज की ज़्यादा संभावना होती है। तो ऐसा कहा जाता है, रिकमेंडेशन है, तरह तरह की प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं, चाहे वो अमेरिकन गाइडलाइंस हों, चाहे वो यूरोपियन गाइडलाइंस हों, और हमारी इंडियन सोसाइटी ऑफ लिवर स्टडी ग्रुप की भी अपनी गाइडलाइंस हैं जिनके तहत हम रोगियों को ट्रीट करते हैं। और HBE नेगेटिव खासतौर में हम लोग इनको लाइफ लॉन्ग ओरल जो ड्रग्स होती हैं उनसे ट्रीट करते हैं। उसी तरफ अगर हेपेटाइटिस सी को आप लें तो हेपेटाइटिस सी के लिए खासतौर से अभी तक तो जो ज़्यादा जो स्टैंडर्ड केयर है ट्रीटमेंट का, उसको हम पैगलेटेड इंटरफ्रॉन या इंटरफ्रॉन देते हैं, साथ में रिबाविरिन देते हैं, जिससे काफ़ी हद तक हम हेपेटाइटिस को बड़ी सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि उसका ट्रीटमेंट कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसकी हम डिटेल में चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन खासतौर से हमारे एशियन कंट्री में जो जीनोटाइप 3 होता है उसमें ऐसा देखा गया है कि अगर 6 महीने का ट्रीटमेंट अगर हम नियमित दे सकें पेशेंट को तो उससे काफ़ी हद तक हम पेशेंट को 70 से 80% तक ठीक कर सकते हैं।
ये खासतौर से ज़रूरी होता है कि हेपेटाइटिस बी में जहाँ क्योर नहीं संभव है, हेपेटाइटिस सी में क्योर संभव है। ऐसा कहा जाता है कि अगर 6 महीने के बाद भी, ट्रीटमेंट के बंद होने के बाद, अगर 6 महीने के बाद भी अगर देखें आप कि हेपेटाइटिस सी उसमें अगर नहीं डिटेक्ट होता है या बहुत कम लोड रहता है, नेग्लिजिबल, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये पेशेंट को हमने ट्रीट किया है या क्योर किया है। आजकल खासतौर से नई नई दवाइयाँ 2-3 साल में, विगत 2-3 साल में और बहुत सारी नई दवाइयाँ आ गई हैं, क्योंकि ऐसा समझा जाता था कि इंटरफ्रॉन थेरेपी से कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, बहुत से पेशेंट तैयार नहीं हो पाते थे। तो इसलिए आजकल बहुत नई सारी दवाइयाँ जो हैं उपलब्ध हो गई हैं, जिनको कि आजकल फेज़ 3 या फिर ट्रायल में हैं, और जैसे ही उपलब्ध होंगी तो इंडियन मार्केट में इन दवाइयों की उपलब्धता होगी। दोस्तों, आप सोचेंगे कि आफ्टर ऑल हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी और सी को। तो उसका बड़ा सीधा सा तरीका है कि एक तो आप ये देखें कि आफ्टर ऑल सोर्स क्या है, कहाँ से हेपेटाइटिस बी की जो सोर्स है जिससे कि ये इन्फेक्शन जा सकता है। तो खासतौर से आप देखें, अगर उसको रोकने के कई उपाय हो सकते हैं। एक तो वैक्सीनेशन हो सकता है, और दूसरे जो तरीके हैं जो हमें अपनाने चाहिए जिससे कि हम इसको प्रिवेंट कर सकें। खासतौर से हेपेटाइटिस बी में जिसकी कि वैक्सीन अवेलेबल है और काफ़ी इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, और ऐसे लोगों को जो कि रिस्क है, जिनको हाई रिस्क है, हमारे यंग लोग हैं या जो हमारे अस्पताल में काम करने वाले हेल्थ वर्कर हैं, या जो लोग पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ इनके ट्रीटमेंट में वो अगर साथ में रह रहे हैं, या बहुत सारे जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, तो उन लोगों को ये हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जरूर देना चाहिए। इसके 3 डोज होते हैं जो कि टाइमिंग के हिसाब से 0, 1, 6 मंथ इंटरवल पे देते हैं, और 3 डोज देने के बाद खासतौर से देखा गया है कि 80 to 90% लोग उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर लेते हैं और वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनको बूस्टर आगे देना है कि नहीं, उसके लिए हम टेस्ट करने के बाद भी बूस्टर दे सकते हैं, और वो 5 से 10 साल के बाद में दिया जा सकता है। हेपेटाइटिस सी की खासतौर से अभी वैक्सीन नहीं अवेलेबल है, तो इसको अभी तक हम वैक्सीन नहीं हो पाई है। उसकी हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड वायरस की अपनी वजह हो सकती है, लेकिन हमें पूरी आशा है कि फ्यूचर में हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट भी वैक्सीन की उपलब्धता होगी। और जो दूसरे हमें प्रिकॉशन लेने हैं जिसकी वजह से हम रोक सकें, तो जैसे कि मैंने कहा कि इन्फेक्टेड पर्सन अगर ये खासतौर से कांटेक्ट से होता है इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड बॉडी प्रोडक्ट से, तो खासतौर से हम ये देखें कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके जैसे उनकी चीज़ें हम लोग शेयर ना करें। खासतौर से जो सीरीज वगैरह हैं वो बिल्कुल डिस्पोजेबल यूज करें, और कोई भी चीज़ है जो बहुत हमेशा स्टलाइज उसको करके ही हम लोग यूज़ करें। खासतौर से वर्टिकल ट्रांसमिशन के मदर टू बेबी के लिए हम पहले से प्रिकॉशन लें। इसी तरह से जो सेक्स पार्टनर्स हैं कम से दे शुड बी वैक्सीनेटेड। जितने हेल्थ वर्कर्स हेल्थ प्रोफेशनल हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं जिनको रिस्क ज़्यादा है, दे ऑलवेज यूज द ग्लव वगैरह हमेशा यूज करें, एंड दे शुड बी आल्सो मेडिकली वैक्सीनेटेड। ऐसा भी बहुत लोगों में भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि एक बार हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी अगर पॉजिटिव पर्सन हो, क्या उसको अस्पताल में काम करने की अनुमति दी जा सकती है, या वो लोग कोई केयर होम में हैं वहाँ काम करने की दी सकती है, या मैस में जो लोग फूड हैंडल कर रहे हैं उनके ऊपर दी सकती है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि चाहे हेपेटाइटिस बी या सी कोई पॉजिटिव हो तो उसको काम करने से रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको प्रॉपरली प्रिकॉशन लें और उसको टाइमली एडिक्वेटली वैक्सीनेट कर दें, जिससे कि ऐसा देखा गया है खासतौर से कि वो अपने से ऐसे ट्रांसमिशन नहीं करते, चाहे फूड हैंडलिंग का हो चाहे उसका मसला। रही जहाँ तक कॉम्प्लिकेशन की बात, और जैसे कि मैंने कहा कि जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आ रहा है, जिसको कि हम लोग जिन्होंने हेपेटाइटिस बी की सबसे ब्लमबर्ग उन्होंने की खोज की थी ऑस्ट्रेलिया में, तो उसी के नाम से एक्चुअली हेपेटाइटिस बी को हम लोग ऑस्ट्रेलिया एंटीजन भी कहते थे शुरू में। तो उन्हीं के एक्चुअली बर्थडे पे हम लोग इसको वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाते हैं। हमारा इस हेपेटाइटिस डे के जो मेन मकसद है या आपको उसके थ्रू जो आपको जो आवाज़ पहुंचाने की ज़रूरत है वो ये है कि इस बीमारी के बारे में जो कि इतनी ड्रेडफुल डिसीज है, खासतौर से हेपेटाइटिस बी और सी, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानें और हमारी सरकार भी इस तरफ थोड़ा कदम उठाए जिससे इस ड्रेडफुल डिसीज़ को काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि आप देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ पे कि हेपेटाइटिस बी की परसेंटेज 1% से भी कम है, और वो इस गोल को तब अचीव कर सके जब उन्होंने अपने यहाँ एक यूनिवर्सल एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में हेपेटाइटिस बी को शामिल कर लिया, तब वैक्सीन के रूप में। हमारे यहाँ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी ये इस बात की रिकमेंडेशन की है कि हमारे जो जितने न्यूबॉर्न हैं कि
बच्चे होते हैं उन सबको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दिया जाए, जिससे कि हम लोग ये हेपेटाइटिस बी जैसी महा बीमारी को काफ़ी हद तक रोक सकें। रही हेपेटाइटिस सी की बात, इससे खासतौर से होने वाली चीज़ें जिससे कि ट्रांसमिट होती है, जैसे खासतौर से आईवी ड्रग अब्यूज़ और जो फिजिकल कांटेक्ट, बॉडी कांटेक्ट, जो भी हमने आपको रिस्क फैक्टर पहले बताए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको रोका जाए। और जहाँ तक उसकी बात है कि हमें क्या करना चाहिए, खासतौर से जब पेशेंट को बीमारी अगर हो जाती है लिवर की, खासतौर से एक्यूट हेपेटाइटिस में बी की वजह से, तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी में ऐसा देखा गया है, चूँकि ये सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन होता है तो हमको ज़्यादातर कोई ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम केवल पेशेंट का न्यूट्रिशन और उसके और चीज़ों को अगर ध्यान दें तो हमको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा देखा गया कि हेपेटाइटिस सी में अगर एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको कि बहुतायत तौर से हम लोग मिस कर जाते हैं, क्योंकि पेशेंट को चूँकि जॉन्डिस ज़्यादातर नहीं होती है तो वो हमारे पास नहीं आते हैं, इसलिए एक्यूट इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों से मिस हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर हम लोग उसको डायग्नोज कर सकें एक्यूट स्टेज में, तो हमको हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक बार हेपेटाइटिस सी का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें क्रॉनिक लिवर डिसीज के जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। 70 to 90% लोग जो होते हैं किसी न किसी स्टेज में क्रॉनिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो हेपेटाइटिस बी उसी में इतना रोज नए नए अध्याय जुड़ रहे हैं, रिसर्च के माध्यम से नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, उसको एक छोटे समय में बताना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी और सी, खासतौर से इन बीमारियों का जो कि हमारे लिए जानलेवा हो सकती हैं, इनको किसी न किसी रूप में हम लोगों को रोकना चाहिए, चाहे वो इफेक्टिव वैक्सीन के द्वारा और जो प्रिवेंटिव मेजर्स जिनकी हमने चर्चा की उनके द्वारा, और जिन लोगों को ये हो भी जाए तो उसकी अर्ली डायग्नोसिस और करके, जिससे कि उसको इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे के उसको कॉम्प्लिकेशन से बचाया जाए।